आप क्या पढ़ रहे हैं इस समय? केमिकल बॉन्डिंग। क्या पढ़ रहे हैं? केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें मैंने आपको दिया था होमवर्क में, क्या दिया था? SO3। ठीक, स्ट्रक्चर बना लीजिए। हो गया? दो चीजें पहले चेक कर लीजिए। क्या चेक कर लीजिए? एक तो चेक कर लीजिए सिमेट्री, और दूसरी चेक कर लीजिए सराउंडिंग एटम। क्या चेक कर लीजिए? सराउंडिंग एटम। बस पहले ये चेक करिए। अगर आप वो देखना चाहते हैं डायपोल का, यानी डायपोल का डायरेक्शन, तो देखिए लेफ्ट से मोड़ की तरफ, लेफ्ट से मोड़ की तरफ, और लेफ्ट से मोड़ की तरफ। ठीक, कंपोनेंट वही वाला BF3 वाला है। ठीक, सिमेट्री है? यस, सिमेट्री है, सिमेट्री है। इसको ऐसे पकड़िए, ऐसे उठाकर ऐसे कर दीजिए, 180 डिग्री घूमेगा। समझिए, यहाँ प्लेन से पकड़ूंगा, यहाँ होगा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होगा नहीं प्लेन के, और फिर 90 डिग्री इधर कर दूंगा तो सिमेट्री आ जाएगी। 90 पर नहीं आएगी, लेकिन 180 पर आ जाएगी। कि ये वाला मान लीजिए, इसका नाम मैं A रख दूं, इसका नाम B रख दूं, तो 180 रोटेशन पर A पहुंच जाएगा यहाँ और B पहुंच जाएगा, एक जैसे हैं, यानी सिमेट्री है, सिमेट्री है। ठीक, अब सराउंडिंग एटम देखिए, सराउंडिंग एटम कैसे हैं? सेम है, सेम है कि नहीं? तो दो चीजें उपलब्ध हो गई, तो आप कह सकते हैं म्यू नेट क्या है? 0। क्यों 0 है? क्योंकि इस पर वो नहीं है, लोन पेयर नहीं है। अगर लोन पेयर होता तो आप कहते हैं 0 नहीं है। नहीं, कि दिखा दूं, दिखाऊं? यस सर। आंख बंद करो। AB2 टाइप में दिखाऊंगा। किसमें? AB2 टाइप में, SO2 ना। चलिए, अरे यार जाने दो, आगे चलें। चलिए, SO2 में सल्फर, डबल बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से इधर ऑक्सीजन, लोन पेयर। सिमेट्री तो है, सिमेट्री तो है, 180 मिल जाएगी। प्लेन से काटेंगे, आधा इधर आधा इधर, उठा के रखेंगे, बैठ जाएगा। लेकिन इस लोन पेयर ने क्या किया? इनका बना बनाया काम बिगाड़ दिया। जब बना बनाया काम बिगाड़ दिया तो मामला गड़बड़ा गया। सराउंडिंग एटम सेम है, सराउंडिंग एटम सेम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। ठीक, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0। जबकि है ऐसा, इधर से देखिए, ये हो गया डायरेक्शन इसका, एंड डायपोल मोमेंट, म्यू इधर आएगा, इसका म्यू इधर आएगा। बैलेंस तो कर दिया इन्होंने, लेकिन लोन पेयर ने क्या किया? डिस्टर्ब कर दिया। अगर सिमेट्री है, नोट में लिखा था, और सराउंडिंग एटम सेम है, तो म्यू 0 हमेशा होगा। लेकिन उसमें स्पेशल मैंने कहा था कि यदि लोन पेयर ना हो तो। अगर लोन पेयर है तो इन दोनों चीजों का कोई इफेक्ट नहीं, ना सिमेट्री का ना सराउंडिंग एटम सेम होने का, तो म्यू नेट कभी 0 नहीं होगा। यानी कैसा है? पोलर, पोलर मॉलिक्यूल। ठीक, आगे चलिए। एसडी कार्ड में रिकॉर्ड करते हुआ AB4 टाइप, AB अगली हेडिंग डालिए, AB4 टाइप, AB4 टाइप। क्या नंबर होगी? तीसरा ना। चलो, जैसे CCl4 है आपका, क्या है? CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, CCl
4 फॉर एग्जाम्पल एक बार लिख लीजिए, CH4 है, SiF4 है, CH4 है, SiF4 है। इन सब की ज्योमेट्री कैसी है बेटा? टेट्राहेड्रल है। कैसी है? टेट्राहेड्रल है। ठीक, अब चलें इनका देखें। कार्बन से टेट्राहेड्रल कैसे होता है बेटा? ऐसे 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 और ऐसे। H यहाँ जुटा है, H यहाँ जुटा है, H यहाँ जुटा है, H यहाँ जुटा है। ठीक, हाँ भैया। म्यू नेट 0 होगा। क्यों म्यू नेट 0 होगा? ये चारों ऐसे हैं नीचे की तरफ ना। चलिए एक को पकड़ के घुमाएंगे, सबका स्थान अपने स्थान पर से घूमते जाएंगे और दूसरे का स्थान लेते जाएंगे, क्योंकि ऐसे नीचे हैं ना। इसको घुमाया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। एक चीज, यानी इसमें क्या उपस्थित है? सिमेट्री प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सिमेट्री। सिमेट्री सिमेट्री आर प्रेजेंट। एक चीज हो गया। ठीक, दूसरा चीज क्या देखेंगे? सराउंडिंग एटम। सराउंडिंग एटम कैसे हैं? सेम है कि नहीं है? सेम। दो चीजें मिल गई। लोन पेयर तीसरा हम चेक करते हैं, लोन पेयर है नहीं है, तो हम कहेंगे म्यू नेट इक्वल टू 0। यानी कैसा है? नॉन पोलर है। कैसा है? नॉन पोलर है। अभी इतने से कम। अब आप देखना चाहते हैं डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो लेस से मोड़ की तरफ, लेस से मोड़ की तरफ, लेस से मोड़ की तरफ। हो गया? चलिए इसी में दिखा दूं कि अगर ऐसा हो कि एक तो मैं चेंज कर दूं, एक एटम क्या कर दूं? चेंज कर दूं ना। ये किसका रहा? CCl4 की केस रही ना। एक तो चेंज करूं, मेरा मन कर रहा नहीं। CH4 का बना दिया, CCl का बना, CCl4 का नहीं बनाया। चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ठीक है, मैं अगला चलूं, यही बना दूं। इसको यहाँ नहीं बनाता, क्यों काम खराब करूं? CH3 या एक तो चेंज कर दूं। अब घबरा गया ना? क्या हो जाएगी? सिमेट्री आर नॉट प्रेजेंट। चलिए अब ये क्या हो जाएंगे? सराउंडिंग एटम आर नॉट सेम। तब अब ये क्या हो गया? पोलर। ऐसे CCl4 का बनेगा, SiF6 का बनेगा। ठीक, बन जाएगा AB5 टाइप। AB5 टाइप। देखिए बात समझ में आ रही नहीं सबको? लेकिन इसका एरो थोड़ा सा चेंज होगा, जानते रहिएगा। ध्यान नहीं दिया आप लोग? फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डाइपोल मोमेंट की दिशा किधर होगी? लेस से मोर की तरफ। यानी 3 लोग जितना इधर से देंगे, ये उतना ही इधर से लेगा। चलो बंद कर दिया। बात समझ में आ रही नहीं? सिंपल में ऐसे ही निपटाएंगे। जब न्यूमेरिकल आएगा तो उसको न्यूमेरिकल सिखाएंगे अभी आपको ना। हो गया? नहीं, तब काम खत्म। जब उसको काम मिले तब तो उसको मेहनत पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग मत खाइए, मैं तो खाता रहूंगा। AB5 टाइप, AB5 टाइप। जैसे
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, PCl5। देखिए प्लेन में होता है, कहाँ होता है? प्लेन में होता है। कौन? फास्फोरस यहाँ होगा, 3 क्लोरीन कहाँ होंगे? प्लेन में, ट्राइगोनल में, एक ऊपर एक नीचे, एक Cl यहाँ, एक Cl यहाँ। चलिए देखिए, एक इधर, 2 ठीक, ऐसे और ऐसे। देखिए 3 प्लेन में है और एक एबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन का तो आपस में कैंसिल हो जाएगा म्यू, और ऊपर का नीचे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ रही है नहीं? देखिए ध्यान से, एक पी से ऊपर जा रहा है, एक पी से नीचे, दोनों के डायरेक्शन अलग हैं, दोनों बराबर हैं क्योंकि सराउंड एटम क्या है? दोनों का Cl है, तो ये वाले तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे म्यू, एक प्लस आएगा एक माइनस। प्लेन वाले में देखिए, प्लेन आपस में कैंसिल होगा। ठीक, तो इधर का इधर कैंसिल, इधर का इधर कैंसिल, तो नेट क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब कैसा है? नॉन पोलर है। आपको रीजन लिखना होगा यार, लिख लीजिए एक लाइन बना के। प्लेन आपस में कैंसिल होंगे, डाइपोल मोमेंट ऑफ प्लेन मॉलिक्यूल ऑफ प्लेनर, या क्या लिखूं? प्लेन मॉलिक्यूल। कौन है इसमें? Cl, कैंसिल टू ईच अदर, कैंसिल टू ईच अदर। एक तो ये कैंसिल कर देगा प्लेन वाला, दूसरा द डाइपोल मोमेंट ऑफ Cl which is above the plane cancel by Cl which is, जो कहाँ है? which is below the plane। एक स्टार यहाँ लगा लीजिएगा, एक स्टार यहाँ लगा लीजिए। 6 टाइप, AB 6 टाइप। उदाहरण लेते हैं, किसका लें? छोटा सा ले लें, SF6 का, SF6 का सल्फर हेक्साफ्लोराइड, चलिए भाई बना लीजिए। एक फ्लोरीन यहाँ, 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 एक फ्लोरीन। सिमेट्री है, बिल्कुल है, 100% है। अगर मैं इसको एक्सिस मानो रोटेट कर दूं, ठीक, इसको एक्सिस मानो रोटेट कर दूं, तो इसको पकड़ूं, प्लेन से उठा के लाऊं 90 डिग्री पर, कोई सिमेट्री नहीं आएगी। लेकिन जब भी अगला 90 डिग्री ले जाऊंगा तो सिमेट्री आ जाएगी, है कि नहीं? बोलिए हाँ। सिमेट्री मतलब समझते हैं कि नहीं? जैसे मैं ऐसे खड़ा हूं, अब मैं ऐसे घूमा तो जैसा मैं था वैसे नहीं दिख रहा हूँ इस समय। 90 डिग्री घूमा मैं, फिर 90 डिग्री घूमूंगा, फिर नहीं वैसा दिखूंगा, फिर 90 डिग्री घूमूंगा, फिर वैसा नहीं दिखूंगा। लेकिन 360 जब मैं आऊंगा तो मैं फिर इसी पोजीशन रहूंगा। यानी किसी को 360 घुमाइए, अगर एक बार भी वह वैसा दिखा जैसा सामने था तो सिमेट्री है उसमें। चाहे वो 90 मिले, चाहे 45 मिले, चाहे 180 मिले, चाहे 270 पर मिले, चाहे जितने एंगल पर मिले, अगर एक बार भी वैसा हुआ कि जो चीज आपने सामने देखा वही फिगर 360 पर एक बार और आ जाए तो सिमेट्री है। इस सिमेट्री को एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। क्यों? कि ऐसे एक्सिस के सापेक्ष उसको घुमाते हैं, इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। अब जब किसी को काटा जाता है तो उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री कहा जाता है। क्या कहता है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। कि किसी प्लेन से मॉलिक्यूल को काटा जाए, कटा हुआ भाग दोनों एक दूसरे के कैसे हों?
मिरर इमेज हो तो कोई भी तरह से आप सिमेट्री चेक कर सकते हैं। या तो पकड़ के उसका कान घुमाइए 360, क्या जैसा फिगर था वैसा आया तो हाँ बिल्कुल सिमेट्री है, ना समझ में आए तो काटिए तब भी सिमेट्री। ठीक, अगर इन दोनों केसों में नहीं है तो सिमेट्री नहीं है। तो सिमेट्री आपको दिख रही है। चलिए मैं ऐसे इसको पकड़ू यहाँ से यहाँ देना चाहूँ तब भी सिमेट्री आएगी। ये वाला यहाँ आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा ना। मैं प्लेन से इसको बीचों बीच काटूं ऐसे तब भी ऊपर का भाग एकदम नीचे पर रखूंगा तो मिरर इमेज है, इसका मतलब सिमेट्री है। एक चीज क्लियर हो गया। सराउंडिंग एटम देखिए छह कैसे हैं, सेम है। दो केस कंफर्म हो गई, कोई इस पर लोन पेयर नहीं है, इसका मतलब म्यू क्या होगा, इसका म्यू नेट। अब चलिए बना लीजिए आराम से। अगर आप दिखाना चाहते हैं दिखाइए। ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा, ये इधर होगा। समझिए जरा सा इसका कैसे कैंसिल होता है। कैंसिल होने का तरीका देखिए, ये इधर का इधर, इधर का इधर कैंसिल, समझिएगा। इधर का इधर से कैंसिल, क्यों कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। जो म्यू है इसका मान लीजिए म्यू 1, म्यू 2, म्यू 3, म्यू 4 ना। आप समझिए म्यू 1 म्यू 3 से कैंसिल होगा और म्यू 2 म्यू 4 से। अब इधर देखिए ऐसे, इधर देखिए ऐसे डायरेक्शन हो गई। इसको म्यू 5 करिए और इसको म्यू 6 करिए तो म्यू 5 म्यू 6 से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इक्वल एंड अपोजिट साइन में है। इक्वल एंड अपोजिट साइन में जो वैल्यू इसकी प्लस में आएगी वही इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। चलिए बताइए मॉलिक्यूल कैसा है, नॉन। जब नॉन पोलर है तो इसमें यानी करेक्टर होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ना। थोड़ा सा 2-3 होमवर्क दे दूं, बच्चे घर पर होमवर्क करेंगे, फिर मैं अगले टॉपिक पर चलता हूं। अब प्रयास करिएगा कि कल सब वाटर मॉलिक्यूल, दूसरा है NH3, तीसरा है CH3OCH3, बुला रहा है CH3OCH3 बुला रहा है ना, CH3 बुला रहा है। किसको बुला रहा है, CH3 को ना, नहीं कोई नाम लेकर बुला रहा है CH3OCH3। जैसे कोई नाम एक बार ले आपको और फिर क्या कहे, ओ सुनती नहीं ऐसा होता है ना। चलिए कोई बात नहीं। अब देखिए अगर म्यू प्रेजेंट है या लोन पेयर प्रेजेंट है तो म्यू 0 नहीं होता ना। नोट लिखा है आपने ना, फिर नोट लगाइए भाई, फिर नोट लगाइए, स्टार लगाइए। इफ lone pair is present, comma then mu net not equal to 0, that is molecule is कैसा होगा, पोलर होगा। कैसा होगा, पोलर होगा। ठीक, ऐसा आप सीख कर आए थे। ठीक, चलिए भैया अब हम देखते हैं एक्सेप्शन, अपवाद है। क्या अपवाद है, ठीक ना। अरे ना 0 है, उसके बाद अगर लोन पेयर है तो म्यू नेट 0 नहीं होगा, दैट इज मॉलिक्यूल इज पोलर। 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है तो पोलर होगा ना। ये हम अभी तक पढ़ते हैं, कुछ अपवाद हैं जो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल ऐसे ही आता है ना। तो हेडिंग डालिए एक्सेप्शन। क्या डालिए, एक्सेप्शन, अपवाद, कि जो इस नियम का पालन नहीं करता। नियम यह है कि अगर लोन पेयर है तो म्यू 0 नहीं होगा, मॉलिक्यूल कैसा होगा, पोलर होगा। एग्जांपल है XeF2। सर वो ओ के बाद क्या लिखे हैं, that is का सिंबल है IE, that is मॉलिक्यूल इज पोलर। मैंने क्या सिखाया आपको, XeF2। ठीक,
तो पहले हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, जेड निकालेंगे इसका। क्या निकालेंगे बेटा? जेड। जेड निकालते हैं तो 1/2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिनान है बेटा, नेट गैस है 8 होगा, प्लस कोई माइनस चार्ज नहीं, माइनस कोई प्लस चार्ज नहीं, होमो 2। संख्या कितनी आएगी बेटा? 5। यानी इस 5 में दो चीजें होंगी, लोन पेयर होगा प्लस बॉन्ड पेयर होगा। ठीक, यानी हम अब कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर की संख्या मिलाकर 5 होनी चाहिए। हम देख रहे हैं फ्लोरीन कितना है? 2, तो 2 ही बॉन्ड बनाएगा, यानी बॉन्ड पेयर की संख्या 2, तो लोन पेयर की संख्या कितनी हो जाएगी बेटा? लोन पेयर 3। ठीक, अब बॉन्ड पेयर 2। अब चलिए जरा हम देखते हैं कि लोन पेयर है कहाँ, बॉन्ड पेयर है कहाँ। ठीक, जिनान यहाँ होगा। ठीक, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमेशा एक्सियल होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सियल। तो 100% फ्लोरीन यहाँ और यहाँ भी, समझिएगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑलवेज लाई ऑन द एक्सिस, हमेशा कहाँ होंगे? एक्सिस पर। ठीक, अभी लिखाएंगे उसका थ्रू। इसका मतलब एक लोन पेयर इधर है और 2 लोन पेयर इधर है। ठीक, पीछे 2 नियम आपने पढ़ा था कि जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो लेस से हाई की तरफ है, ये भी बात सकते हैं, ये लेस से हाई की तरफ है। दूसरा आपने पढ़ा था कि अगर लोन पेयर उपस्थित होगा तो कहां होगा? एटम से लोन पेयर की तरफ, पढ़ा था ना? एटम से लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ। ये क्या निकल आया आपका? म्यू निकल आया। निकल आया ना? कैसे कैसे हैं, बन गया। चलिए भाई, अब इसको देखिए। मैंने कहा था कि अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो म्यू नेट 0 नहीं होगा। ये हमारा बन गया EXEF2। अब एक को अलग अध्ययन करते हैं। पहले हम प्लेन वाले को अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? प्लेन वाले तो देखिए, ऐसे है और ऐसे है, यही है ना? यही बन रहा है। जिनान हमारा बीच में है, जिनान हमारा बीच में है। डायरेक्शन कैसे बन रहा है आपका? देखिए, ये इधर जा रहा है, ये वाला, ये दोनों किधर जा रहे हैं? जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं? अब देखा जाए तो म्यू, नाम रख लीजिए इसका, μ1, μ2 और μ3 आपस में बैलेंस है। जैसे प्लेन में अभी पीछे सिखाया आपको ना, प्लेन में, तो इसका म्यू नेट क्या हो जाएगा बेटा? 0। अब हम आते हैं इनकी केस में। ठीक, इनकी केस में एक ऊपर की तरफ है, ये नीचे, यानी कि अगर इसको मैं डायग्राम से दिखाऊं तो एक ऐसे जा रहा है और दूसरा ऐसे जा रहा है। जा रहा है नहीं जा रहा? तो ऊपर वाला म्यू क्या मान लूं? 4 और नीचे को म्यू 5। तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड, एक ऊपर जा रहा है अब एक नीचे जा रहा है, दोनों एकदम सेम है, तो सेम डाइपोल मोमेंट होगा। सेम टाइप, जितना चार्ज ये डेवलप करेगा उतने चार्ज ये भी तो डेवलप करेगा, तो दोनों का इक्वल एंड। यानी इस केस में भी म्यू नेट क्या है बेटा आपका? तो अगर दोनों को अध्ययन करूं एक साथ तो टोटल, क्योंकि दोनों सबको मिलाकर म्यू नेट करना पड़ता है, तो टोटल म्यू नेट क्या हो जाएगा बेटा? टोटल म्यू नेट क्या हो जाएगा? 0। यानी इस नियम का पालन इसने नहीं किया। नियम क्या कहता है कि अगर लोन पेयर है तो म्यू नॉट 0 नहीं होगा। ठीक, दैट इज मॉलिक्यूल इज पोलर। ये क्या हुआ? नॉन पोलर हुआ। क्या हुआ? नॉन पोलर हुआ। एक अपवाद मिला, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लेना, क्योंकि जैसे क्रोमियम 24, कॉपर 29 का ही ज्यादा पूछता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि वो अपवाद हैं। तो अपवाद वाले जितनी भी चीजें हों
उसको अपने दिमाग में FD बना के रख लेना, कभी न कभी नंबर देके जाएगा। ठीक, चलिए भाई एक और दीजिए XeF4 देखिए, इसको मिटाऊं? हैं? बात समझ में आ रही है नहीं? इसमें सिर्फ आपकी सोच ही काम देगी बेटा, कितना आप दिमाग दौड़ा सकते हैं। 2-3 नियम है, उनको दौड़ाते रहिए दिमाग में, लोन पेयर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के अनुसार डायरेक्शन दीजिए। ठीक, आगे चलूं? चलिए अगला मैंने एक्सेप्शन लिया, ये 1 मान लीजिए, तो अगला 2 में कह रहा है XeF4। तो पहले Z निकालें, क्या निकालें? तो Z निकालते हैं तो 1/2 जीनान है बेटा, तो 8, सराउंडिंग एटम 4 है, तो 12 आ जाएगा। 12 क्या था? 6, यानी Z 6 आया। अब Z में क्या है बेटा? लोन पेयर है प्लस बॉन्ड पेयर है, जिसकी संख्या मिलाकर कितनी हुई? 6। बॉन्ड पेयर कितना दिख रहा है बेटा? 4। तो 4 बॉन्ड पेयर दिखा, तो लोन पेयर की संख्या कितनी हुई बेटा? 2। ठीक, लोन पेयर की संख्या कितनी हुई? 2। चलिए अब देखिए इसका जीनान बीच में है, ये हो गए 2 फ्लोरीन। क्या हो गए? 2 फ्लोरीन। 2 फ्लोरीन इधर बना लीजिए। ठीक, एक लोन पेयर ऊपर और एक लोन पेयर नीचे। ठीक, पहले म्यू देख लें। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर की तरफ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस से मोर। देखिए ये आपस में कैंसिल होंगे, अब ये आपस में कैंसिल होंगे, बचता है इन लोन पेयर का। मैंने कहा हमेशा एटम से किधर होता है? लोन पेयर की तरफ। ठीक, तो ये ऊपर आपस में कैंसिल होंगे, तो टोटल म्यू नेट क्या होगा बेटा इसका? 0। इसका मतलब नॉन पोलर है हमारी पोल। अपवाद है ना दोस्तों कि लोन पेयर होते हुए भी ये दोनों नॉन पोलर हैं। ठीक, बोलिए हाँ। अच्छे बच्चे हैं। अब देखिए सीस और ट्रांस की केस देखते हैं ना। सीस और ट्रांस में, सिस ट्रांस जानते हैं ना, जब सेम ग्रुप एक तरफ हो तो सिस, और जब सेम ग्रुप डिफरेंट साइड हो तो ट्रांस। बोथ चेयर पर। ठीक, चलें? अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे। चलिए भाई, बोलती नहीं है तुम लोग कितनी नहीं कितना? हाँ देखा, जब कभी देश में लड़ाई उड़ाई छिड़ जाएगी और जरूरत पड़ेगी आम पब्लिक के, तोरे सब जैसा नहीं है ना, वो आगे जाके पीछे भागी। ऐसे नहीं है, धीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो तो बगल से निकल चलो। ऐसे कहीं है कोई, तब तकिए पहाड़े चढ़े थक जा बना तो बगले से आके मरता ना, मरे क्या होना दुश्मन के, तो पहाड़े चढ़ चढ़ थक ही जा तो बगले से चला जाए। वो पहाड़े पर गोरे तो पीछे से आके मरा, मरा ही का तो युद्ध में सब चलता है, युद्ध में सब चलता है। अभी क्या लेने वाला था मैं आपको? सीस और ट्रांस बोल नहीं सकते। देखिए अगला एग्जांपल ले रहे हैं, कार्बन कार्बन के बीच में बना दिया डबल बॉन्ड। ठीक, एक छोटा की बड़ा छोटा, एक Cl इधर लगाया, एक Cl इधर लगाया, एक H इधर लगाया, एक H इधर लगाया। देखिए सेम ग्रुप जब अपोजिट साइड हो, Cl Cl अपोजिट है। अब यही स्ट्रक्चर एक और बना रहा हूं, जैसे यहाँ Cl लिखा, यहाँ Cl लिखा, अब एक साइड हो गए, इधर H लिखा, इधर, समझिएगा सेम ग्रुप जब एक तरफ होंगे डबल बॉन्ड के, तब ये आता है सिस फार्म। ठीक, और जब सेम ग्रुप अपोजिट दिशा में हो तो ये ट्रांस फार्म होता है। ये स्टेबल होता है, क्यों कि जैसे क्लोरीन दोनों एक तरफ हैं,
तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक ही तरफ होगी, तो रिपल्सन ज्यादा होगा। भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ ज्यादा है, 17 इलेक्ट्रॉन है, तो आपस में क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो दूर भागने की कोशिश करेंगे। और जबकि यहाँ है एक, भाई झगड़ा हो जाता है तो आप क्या करते हैं, दूर करिए, इसको उधर ले जाइए, उसको उधर ले जाइए, ये तो करते हैं कि रिपल्सन पहले कम करने के लिए क्या करते हैं, दूरी बढ़ाते हैं, और कुछ करते हैं, बस रिपल्सन कम करना है, दूर कर दीजिए, आराम से यहाँ पड़े रहेंगे। यहाँ तो ये कैसा है, स्टेबल फॉर्म है, कैसा है, स्टेबल फॉर्म है। हमें देखना है कि कौन पोलर है कौन, मेरी तो केमिस्ट्री कहती है हमें नॉन पोलर देखना है, कौन स्टेबल है कौन स्टेबल नहीं, यहाँ अध्ययन करना नहीं है। ठीक, चलिए पुरानी कहानी लगाते हैं। क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब यह हाइड्रोजन कम है, ये क्लोरीन ज्यादा है, ये हाइड्रोजन कम है। ठीक, इधर देखिए, ये क्लोरीन ज्यादा है Cl से, तो म्यू इधर दिशा में होगा, ये इधर होगा। अब ये इधर होंगे, ये इधर होंगे, बन गए सब। अपना दिमाग लगाइए, अपना दिमाग लगाइए। बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए इसमें म्यूनेट 0, देखिए इधर का इधर कैंसिल, और इधर का तो म्यूनेट है, होगा म्यूनेट 0। उसको देखिए, ये इधर जा रहा है, चलिए ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये दोनों कैसे हैं, विपरीत दिशा में। दोस्तों कैसे हैं, एक इधर लेके भाग रहा है, एक तो डाइपोल मोमेंट 0 नहीं, क्योंकि डायरेक्शन क्या हो गई, चेंज हो गई। इनका तो सही था, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, एकदम सेम दिशा में है ना, सेम डायरेक्शन में है, ऐसे समझिए। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इसको समझिए Cl को। अब ये इधर आ रहे हैं, और ये इधर आ रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, इक्वल एंड। अच्छा इनको देखिए जरा सा, ये इधर जा रहे हैं, ये इधर जा रहे हैं। Cl का ही नहीं कैंसिल हुआ, Cl का ही नहीं कैंसिल, क्योंकि दोनों किस दिशा में, ऐसे। ठीक, एक इनको दे रहा है, एक इनको दे रहा है कि वीर तुम बढ़े चलो, इधर वाला कह रहे हैं वीर तुम बढ़े चलो, तो ये दूसरी दिशा में जा रहे हैं, ये दूसरी दिशा में जा रहे हैं, तो म्यू नेट इसका 0 नहीं होगा, म्यू नेट नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सिस वाला पोलर है और ट्रांस वाला नॉन पोलर है। ठीक, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस ग्रेटर देन ट्रांस। ये कंप्लीटली 0 नहीं होता, ट्रांस का कंप्लीटली 0 नहीं होता, थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटली मिल जाता है, इसलिए हम लिखते हैं सिस का ट्रांस से ज्यादा होता है। ठीक, हाँ चूंकि नगर है इसलिए हम यहाँ 0 दिखा देते हैं, लेकिन वास्तव में थोड़ा बहुत मिलता है, किसके कारण, हाइड्रोजन के कारण। बस इतनी सी बात है इसमें, हो गया। होमवर्क दे दें, हैं? इसका दे दो, इसका भी एक होमवर्क ले लीजिए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर लगा रहा हूँ CH3, इधर लगा रहा हूँ CH3, इधर लगा रहा हूँ H, इधर लगा रहा हूँ H, और दूसरे में है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर CH3, इधर CH3, इधर H, इधर H। ठीक, कौन पोलर है कौन नॉन पोलर है वो आपको पता करना है। ये वाला पोलर है, ये वाला कैसा है, ट्रांस वाला, ट्रांस वाला नॉन पोलर है, और सिस वाला तेन उठा लगाओ जा, चिन्ह लगाओ जा, डायरेक्शन का सिंबल बनाइए, किधर बनाए बनेगा।
डायरेक्शन का सिंबल बताइए किधर बनेगा? बन गया? ठीक है, आगे चलें? हैं? जिसका ऐसे सही होगा वो सही होगा, घबराइए नहीं। जिसका ऐसे बना होगा वो सही होगा, ठीक है। CH3 लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। एक एक्सेप्शन इसमें भी है, एक अपवाद इसमें भी है, उसको देख लीजिए। क्योंकि ऐसा होगा तो शीश हमेशा क्या होगा बेटा? ग्रेटर होगा किससे? ट्रांस से। एक ऐसा भी है जो इसका पालन नहीं करता, एक ऐसा भी है जो इसका पालन नहीं करता। यानी म्यू शीश का ज्यादा होना चाहिए ट्रांस से, म्यू ज्यादा पोलर होना चाहिए, ट्रांस को लगभग नॉन पोलर होना चाहिए। यानी इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। एक्सेप्शन देखिए, एक्सेप्शन को हमेशा कहता हूं बेटा क्या लगाएंगे? स्टार लगा के रखेंगे। इसको जब खोलेंगे तो जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। दिया है डबल बॉन्ड CH3H अब एक दिया हुआ है डबल बॉन्ड CH3Cl और H, ठीक। सेम ग्रुप एक साइड है, सेम ग्रुप बी पर है, ट्रांस। एरो लगाइए, देखिए ये तो देगा इधर, ये देगा इधर, ध्यान से देखिएगा। ये दे रहा है इधर, 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 ठीक। पहले लगाइए Cl तो खींचेगा और CH3 देगा, H देगा, ये भी H, यानी डायरेक्शन इसी दिशा में देगा। डायरेक्शन बात समझ में आ गई हैं? अब जरा इस केस को देखिए, ये कौन सी केस है? ट्रांस की केस है। कौन सी है? ट्रांस की है। ये कौन सी केस है? सिस की है, ठीक। सोचिए ये सीधे देखिए ध्यान से ऐसे हो रहा है, ये ऐसे, एक यहाँ है CH3 और यहाँ है Cl, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो म्यू इसका 0। बोलिए, अब आपको बात फंसने वाली है। अगर ये अपोजिट दिशा में होते तो काम आपका बन जाता। जैसे Cl होता, Cl इधर खींचता, तब तो कैंसिल हो सकता है। लेकिन इस बार तो Cl और CH3 मिलकर युद्ध कर रहे हैं, तो इसका म्यू नेट क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। बताइए, सोचिए, बहुत घबराइए नहीं। ये इधर दे रहा है डाइपोल मोमेंट और ये इसको आगे लेके जा रहा है, दोनों ऐड हो गए ना, एक ही दिशा में जा रहे हैं तो ऐड हो जाएंगे ना। जैसे आप जिस दिशा में साइकिल चला रहे हैं उसी दिशा में हवा चल रही हो तो आपकी क्या होती है? एनर्जी कम लगती है, साइकिल तेज जाती है, क्योंकि एक ही दिशा में हो गए तो प्लस हो गए। और यहाँ देखिए, एक इधर, दिशा कैसी है? अपोजिट है ना, दिशा कैसी है? कैंसिल होंगे, बिल्कुल कैंसिल होंगे। कैसे होंगे? ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये ऐसे देखिए, ये एक पॉइंट समझिए, ऐसे दिखा दिया, ऐसे एक इधर जा रहा है, Cl जा रहा है ना। अब ये इसका दिशा तो ये है बेटा ना, ये इस दिशा में जा रहा है, ध्यान समझिए। ये CH3 वाला मैं इस रंग से दिखा दे रहा हूं, CH3 की दिशा ऐसी है, ठीक, और Cl की दिशा ऐसी है, ठीक। दोनों कैसे हैं? एकदम अपोजिट हैं। ये देखिए, अब इसका म्यू नेट 0 होगा। कैसे होगा 0? इसका म्यू नेट होने वाला है 0। क्यों होने वाला समझिए, ये इस दिशा में लेकर आ रहा है, इसका ये रिजल्टेंट बना दिया, बनाया ना।
और ये इस दिशा में जा रहा है, इसका रिजल्टेंट यहाँ बना दिया। ठीक, क्या बना दिया? अब यहाँ लगेगा 90 डिग्री। कोण कितना लगा? 90 डिग्री। ठीक, और 90 डिग्री में क्या लिखते हैं आप? कास का एंगल बन रहा है। किसका बन रहा है? कास का। और कास 90 क्या होता है? 0। अगर ये साइन का बनता तो 1 आता, तो दोनों क्या होते? ऐड हो जाते। जैसे समझिए, इसको μ1 कहूं, इसको μ2 कहूं, तो μ1 प्लस μ2 कास थीटा, कास थीटा। अब ये कुछ भी वैल्यू आएगी, मान रहा हूं, जीरो नहीं होंगे आपस में, कुछ भी वैल्यू आएगी। लेकिन जब कास 90 डिग्री लेंगे तो चाहे जितनी वैल्यू है क्या हो जाएगी? बात समझ आ रही है नहीं? कैसे जीरो हुआ? हाँ भाई देखिए, एक इस दिशा में, जैसे समझिए एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है। ठीक, ये एंगल कितने का है? 90 डिग्री। ये एंगल कितने का है? 90 का। ये एंगल 90 का, ये एंगल। हाँ, देखने में आपको ऐसा लगा, इसको सीधा खींच दूं तो अपने आप समझ जाएंगे कहां से 90 डिग्री है। बस देखने का तरीका है, देखने का। हम तिरछा देखते हुए भी सीधा देख रहे हैं, आपको लग रहा है 90 का है कि नहीं, लेकिन 90 का ही है। कंपोनेंट क्या होंगे? μ1 μ2 cos थीटा। तो μ1 μ2 तो मिलेगा, इसका रिजल्टेंट कुछ होगा, इसका रिजल्टेंट कुछ होगा, बिल्कुल होगा, जरूर होगा। लेकिन जब होल रिजल्टेंट देखेंगे जीरो हो जाएगा, और इसका रिजल्टेंट जस्ट इसके इस साइड आएगा। बात समझ में आई? क्यों जीरो हुआ? क्योंकि अपवाद है, इसको आपको क्या करना है? जानना है कि जीरो कैसे हो रहा है, जबकि जीरो किसको होना चाहिए था? ट्रांस को। यानी हम लिख सकते हैं, ऐसे सिंबल बना लीजिएगा वही। एक यह दिशा है, एक यह दिशा है, और ये कितने का है? 90 डिग्री का। तो μ1 प्लस μ2 cos थीटा, और थीटा इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री। तो cos 90 बराबर 0। इसलिए 0 से किसी राशि में गुणा करिए तो क्या हो जाएगा? 0 ना, बन गया। तो यानी म्यू नेट ट्रांस का इस बार किससे ज्यादा है? म्यू नेट सिस का अपवाद है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो लिख लीजिए यहाँ पर, कुछ लिख दो। रिजल्टेंट में क्या हुआ? म्यू नेट किसका? ट्रांस का, ग्रेटर देन म्यू नेट सिस से। ये अपवाद है। ऐसे इसको हाईलाइट करके बेटा बना लेना, जिससे आप किताब कॉपी खोलें तो वहां तुरंत आ जाए। चलिए, अब हम आपको पढ़ाने वाले हैं एग्जाम्पल 2-3 ठे दे दें। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। क्वेश्चन दे दे रहा हूं, आपको करेंगे। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पोलर। प्रश्न ये कह रहा है इसमें से कौन सा नॉन पोलर है। ठीक, अब एग्जांपल दे दूं। एक के दुआ कराया तो हुआ दे दी ना, फिर एच सी ट्रिपल वन सी सी एच 2 हो गया। तीसरा कर दूं, सिंपल सा दे दूं कि हार्ड कर दूं? हैं? नहीं, सिंपल सा दूंगा तब समझाऊंगा कल क्या है। मतलब सिंपल दे दिया तो कल क्या समझाऊंगा। In compare the dipole
मोमेंट इन दिए गए में आपको डाइपोल मोमेंट की तुलना करनी है। हाइड्राइड्स आप पहले पढ़ना है आपको। ए हाइड्राइड्स आप किसका हो, हाइड्रोजन का हो, ऑक्सीजन का हो और नाइट्रोजन का हो। हाइड्राइड्स आप हैलोजन, ऑक्सीजन और ऑक्साइड, मतलब इनके साथ ऑक्सीजन देना है ना। तो ये घबराइए नहीं, घबराने से काम नहीं होगा, बनाना पड़ेगा आपको। हाइड्राइड मतलब जैसे पहले लिख दूं, क्या लिख दूं, HCF लिख दूं। हाइड्राइड बनाना है इसका ना, तो HCF हो गया। ऑक्सीजन का बनाना है तो वाटर ले लीजिए, क्या ले लीजिए, वाटर ले लीजिए। नाइट्रोजन का बनाना है तो NO ले लीजिए, क्या ले लीजिए, NO ले लीजिए। NH3 ले लीजिए, नया NO लेना हो तो NH3 ले लीजिए। 3 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, आप कंपेयर करेंगे। दूसरा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वेश्चन, हल्के में छोड़ देंगे ना तो अटक जाएंगे। हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16। ऑक्सीजन है, कौन है, सल्फर है, और कौन है, सिलेनियम है और टिलेनियम है, TEST है ना। ऑक्सीजन है, सल्फर, सिलेनियम और यही है ना। ऑक्सीजन है, सल्फर है, सिलेनियम है और यही है मुख्य रूप से। इनमें तुलना करनी है आपके ना, बना लीजिए। क्या बनाएंगे, H2O, H2S, H2SE, HE और TE। क्या करना है इसमें? कंपाउंड बनाएंगे तब ना, तब तो तुलना करेंगी। अरे जैसे मैंने लिखा हाइड्राइड्स ऑफ HO और N, ऐसे लिखा हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, ऑक्सीजन के साथ हाइड्राइड लगाइए, क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन को जोड़िए ना, तब तो कंपाउंड बनाएंगे आप। ये सिर्फ ऐसे एग्जांपल देगा, हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, इसका मतलब इनसे बनाना पड़ेगा। कोई यानी ऑक्सीजन से बनाऊंगा H2O, ठीक, सल्फर से बनाऊंगा H2S, बोलिए हाँ, और इससे बनाऊंगा तीसरा हाइड्रोजन जोड़िए ना, हमको क्या दिक्कत है। H2SE जोड़ दीजिए, H2SE, सभी दो बैलेंस रखते हैं ना, सब तो 2 ही वाले हैं। सब कैसे हैं, 2 वाले हैं, 2 दे दीजिए। H2SE दे दीजिए, चौथा बना दीजिए H2TE बना दीजिए। अब ये कंपाउंड बन गया, क्या बन गया, कंपाउंड मतलब इनके हाइड्राइड्स बन गए। क्या बन गए, ऑक्सीजन का हाइड्राइड्स बन गया, सल्फर का हाइड्राइड्स बन गया। हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, जितनी बैलेंस है उतना हाइड्रोजन दे दीजिए, हाइड्राइड बन जाएगा। हाइड्राइड जितनी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो उतना उनको हाइड्रोजन दान दे दीजिए, क्या बन जाएगा, हाइड्राइड्स बन जाएगा। अब इनमें कंपेयर करना है, ठीक। हाँ, आप इसमें क्या करेंगे, बस यही आंसर हो गया? नहीं, इनमें डाइपोल मोमेंट कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट इन, पहले में हाइड्राइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16, ग्रुप 16 एलिमेंट मैंने लिख दिया, इनका हाइड्राइड। अब इनमें कंपेयर करेंगे किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है, किसका कम है, कौन पोलर है, कौन नॉन पोलर है, ठीक। ये सब बच्चे हैं। अब बड़ा सा एग्जांपल लिखिए, हो गया। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल दे दे रहा हूँ, क्वेश्चन पूछा गया है जेई में। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट इन। फिर से लिख दे रहा हूँ, कंपेयर द डाइपोल मोमेंट इन CH3F, CH3F, CH3, Cl, CH3, Br और CH3I। हो गया। ठीक, इन चारों में
किसका डायपोल मोमेंट कम है, किसका ज्यादा है, क्रम से लिखना है। ठीक, हाँ। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन। यही का लिखा है ठीक। इतना आसान है नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं, चार्ज और साइज सिखाए हैं एक बार। अब इसका वास्तविक नॉलेज आपको होगा कि चार्ज है कि साइज है, कैसे। ठीक, चलिए देखिए, दो में लड़ाई है, बता दे रहा हूं अभी से। फ्लोरीन और क्लोरीन में लड़ाई किस में है? फ्लोरीन और, बाकी सब स्वतंत्र हैं। फ्लोरीन एक अपने को एक जगह तेज है, क्लोरीन अपने को एक जगह तेज है। दोनों एक एक जगह तेज है और एक एक जगह कमजोर है। बस उसी का ध्यान रखेंगे। नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट डे बताऊंगा। हिंट कर दिया मैंने आपको। ठीक, हाँ, चलिए एक क्वेश्चन और एक्सेप्शन इसका। विच हैज मोर म्यू, NH3 NF3। क्वेश्चन लिखिए, विच हैव मोर म्यू, म्यू मतलब डायपोल मोमेंट। वो कह रहा है कि NH3 होगा कि NF3 होगा, कौन होगा ज्यादा? ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लेना। यही दो क्वेश्चन, एक ये और एक क्लोरीन ब्रोमीन वाला, क्योंकि ये क्या है? ये एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसीलिए कह रहा हूँ। इसको अच्छे से देखो। चलिए इसको बना लेते हैं। नाइट्रोजन जी, अमोनिया बन गया। वैसे ऊपर देख लीजिए, एक लोन पेयर है नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन पर एक, हालांकि ये भी तो नाइट्रोजन ही है। ठीक, एक लोन पेयर इसके पास भी है। ठीक, यहाँ जुटा है हाइड्रोजन, यहाँ जुटा है हाइड्रोजन, यहाँ जुटा है। चलिए भाई सोचिए, नाइट्रोजन दोनों जगह सेम है, एक जगह फ्लोरीन है, एक जगह हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, जबकि फ्लोरीन की नाइट्रोजन से कम है, और जबकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से। इसका मतलब एक बार डायरेक्शन म्यू का ऐसे होगा, एक बार डायरेक्शन म्यू का ऐसे, यानी NH3 के केस में तो ऐसे है टुवर्ड्स द सेंट्रल एटम। अब इधर क्या है? इधर तो उल्टा आपको दिख रहा है। सभी फ्लोरीन क्या कर रहे हैं? अपने खींच रहे हैं ना। हाँ, अब सोचिए देखिए, लोन पेयर तो हमेशा बताया गया बेटा से उठा एटम से किधर जाएगा? लोन पेयर की तरफ। अब सोचिए, तीन लोग दे रहे हैं और एक लेकर जा रहा है, कैंसिल होने का कहीं चांस है? सोचिए, सबकी दिशा, जैसे माला घरे मालिक है, घरे का मालिक है, सब कमाई के है देश ते, लेकिन पूरा विकास की तो आगे बढ़िए कि पीछे? ये मालिक है, इनसे सब खींचते रहो क्यों कमाई के दे देना हो। नीचे तो नीचे, ऊपरों वाले खींचते हैं, तो इसका निट क्या होगा? कम होगा नहीं होगा? अभी कैंसिल की मैं बात नहीं करता, क्योंकि इसने कहा विच है मोर म्यू, किसके पास ज्यादा है, किसके पास? तो हम क्या समझेंगे बेटा? पहले हुए अपने घर से समझ लेंगे कि 3 लड़कियां कमाई देते हैं बाबू के, बाबू अपन खर्च करते हैं, पूरा घर परिवार चलाते हैं, तो प्लस होंगे हमेशा, माइनस। और यहाँ बहुए से 3 जने मांगत हैं ना, और बाबू घर खर्चो चलावत हैं, तिनकर कम हुए। तो यानी हम कह सकते हैं इसी आधार पर कि म्यू नेट किसका? NF3 का ग्रेटर देन म्यू नेट NF3 का। देखिए, कुछ चीजें आप अपने दिमाग से बैठाया करिए, जरूरी नहीं कि किताबों में लिखिए। आयनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड, फार्मूला लिखाते हैं, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर
इन कोवैलेंट बॉन्ड इज इक्वल टू होता है ऑब्जर्व्ड म्यू डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल डाइपोल पूरा लिखती का लिखना थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट इनटू 100, ये आपका फार्मूला होगा। इसको सिखा दूं बेटा, दोनों चीजें क्या लिखा हूं मैंने ना, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट और ऑब्जर्व। थ्योरेटिकल मतलब जो लिखा हुआ मिलेगा आपको, ठीक, जो लिखा हुआ मिलेगा। ऑब्जर्व मतलब जो आप एक्सपेरिमेंट से पता करके बताएंगे। बात समझ आ रही है? एक तो नियम बताया होगा, लिखा होगा भैया ये ऐसे ऐसे होता है, फिर आप उसका प्रैक्टिकल करते हैं कि नहीं? तो जो लिखा हुआ है वो थ्योरी से लिखा गया है। जब आप उसको लैब में प्रैक्टिकल करते हैं तो पता करते हैं वास्तव में जो लिखा है वो ऐसे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये ऑब्जर्व वैल्यू मतलब जो आपने ज्ञात किया, कैसे ज्ञात करेंगे उसको? एक्सपेरिमेंट से। और थ्योरेटिकल मतलब जो नियम से दे दी गई। इन दोनों का भाग करेंगे, गुणे 100 करेंगे तो परसेंटेज यानी करेक्टर निकल जाएगा ना। चले हैं? क्लियर? अपने जानकारी में लिख ले बेटा। ऑब्जर्व मतलब क्या होता है? एक्सपेरिमेंट से ज्ञात की हुई वैल्यू। ऑब्जर्व क्या लिखेंगे? ऑब्जर्व कैसे है बेटा? एक्सपेरिमेंट से, एक्सपेरिमेंट से ज्ञात वैल्यू अपने लिए लिखिए, ज्ञात मान। ठीक, थ्योरेटिकल तो समझ ही है, कोई दिक्कत नहीं ना। थ्योरेटिकल जो अगर होता है ना, जैसे शुरुआत में उसको माना जाता है कि पूरा आयनिक है, 100% क्या है? आयनिक है, क्योंकि थियरी है मानना पड़ेगा, इसलिए इसको मान लेते हैं कि 100% क्या है? आयनिक है। इसका मान लेते हैं, आएगा कि नहीं भरोसा नहीं, वो तो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा ना। बात समझ में आ गई? फार्मूला क्या लगाएंगे इसके लिए? म्यू इक्वल टू क्यू इनटू डी, फार्मूला यही लगेगा ना। चलिए भाई, इसको हटा रहा हूं, सब लोग लिख लिए हैं? आगे चले। अब हमें जो फार्मूला मेरा है कि म्यू इक्वल टू क्यू इनटू डी, तो म्यू की यूनिट क्या लिखेंगे? मान लीजिए हमने कैलकुलेशन कर लिया तो बिना यूनिट के बेकार है, बिना यूनिट के कोई भी रिजल्ट क्या है? बेकार। इसलिए इसकी यूनिट जानना मस्ट है। क्या है? यूनिट ऑफ म्यू, यूनिट ऑफ म्यू। देखिए क्यू है चार्ज और डी है डिस्टेंस। क्यू है चार्ज, म्यू है डिस्टेंस। चार्ज की यूनिट कूलाम में लिखते हैं, ESU में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? कूलाम में लिखते हैं। ESU सबसे छोटी यूनिट है। और डिस्टेंस मीटर और सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है उसकी 2 यूनिट है। क्या है? 2 यूनिट। एक तो हम चार्ज को कैसे लिखते हैं बेटा? 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इसको 2 यूनिट में हम लिखते हैं कि 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। ये आप जानते हैं चार्ज ना? इतना जानते हैं कि नहीं? बोलिए। और ये 4.8 गुणे 10⁻10 ESU होता है। एक यूनिट इसकी और है कि 4.8 गुणे 10⁻10 ESU। ये दोनों, एक यूनिट ये है कूलाम और एक यूनिट है ESU। दोनों क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। चाहे हम इतना लिख दें इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज है, और चाहे इतना लिख दें, दोनों ये है। अब हम देखते हैं कि ESU इंटू सेंटीमीटर। ध्यान देखिए,
ESU इसकी छोटी यूनिट लिया, ठीक, क्या लिया? ESU इसकी छोटी यूनिट लिया, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। अब अगर इसी में हमें भाग देना 10⁻⁻18 का, 10⁻⁻18 का हमें भाग देना है। यानी समझिए कैलकुलेशन के बाद यूनिट का कन्वर्जन सिर्फ सिखा रहा हूं कि यूनिट कैसे लिखी जाएगी इसकी, ठीक। ये छोटी यूनिट ESU लिखा और डिस्टेंस की छोटी यूनिट सेंटीमीटर लिखा। 10⁻18 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा डीबे में, डीबे में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? डीबे में, जिसको दिखाया जाता है कैपिटल डी से। हाँ, डीबे क्या पढ़ते हैं? यानी जो यूनिट ऑफ म्यू है, यूनिट ऑफ म्यू वो लिखी जाती है डीबे में। किसमें लिखे थे? डी बाई डी लोग बोलते हैं, डी बाई कह लीजिए, डीबे कह लीजिए, जैसे आपके उच्चारण हो, ठीक। तो ये कैपिटल डी इसकी यूनिट बनती है, जिसको हम पढ़ते हैं क्या है? डीबे, हैं। अब अगर हम एसआई यूनिट देखना चाहें, क्या देखना चाहें? एसआई यूनिट यहां से लेते हैं, कूलाम और मीटर से, इस फार्मूले से लेते हैं। इसकी जब एसआई यूनिट लिखेंगे, एसआई यूनिट लिखेंगे तो चार्ज का मात्रक कूलाम होगा, चार्ज का मात्रक कूलाम, और डिस्टेंस का मात्रक मीटर होता है। नहीं, एसआई यूनिट मीटर है, एसआई यूनिट मीटर है, ठीक। अब बात समझ में आई? एसआई यूनिट में अगर लिखना होगा कूलाम मीटर में लिखेंगे, और इसमें लिखना होगा तो डी बाई में लिखेंगे, ठीक। अब कैसे निकालेंगे डी बाई? थोड़ा सा भी आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ना कि ESU है, सेंटीमीटर है, तो इसको सर हम कैसे बदलेंगे ना। एक सिंपल सा उदाहरण लो, एक सिंपल सा छोटा सा, उसी से आप समझ जाएंगे कि कैसे हम इसको डी बाई में बदलेंगे। ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना। मैंने क्या कहा बेटा? चार्ज की यूनिट छोटी वाली लेंगे, कहां से? इलेक्ट्रॉन से, ESU से, और उसकी डिस्टेंस की छोटी यूनिट सेंटीमीटर से लेंगे। अगर हमने इसमें 10⁻⁻18 से भाग दिया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा डीबे में। नहीं भाग देंगे तो ESU सेंटीमीटर लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? ESU सेंटीमीटर। अगर उसमें 10⁻18 से भाग दिया तो ये ESU सेंटीमीटर बदल जाएगा डीबे में, और ये हमेशा डीबे में ही लिखा जाता है। ऑलवेज किसमें लिखा जाता है? डीबे में। ये चूंकि एंट्रेंस के एग्जाम के लिए है, एसआई यूनिट क्या है? म्यू की, तो कूलाम मीटर, और अगर ये पूछेगा तो डीबे पूछेगा, ये नहीं पूछेगा, ठीक। लेकिन डीबे आता कहां से वो सिखा दिया मैंने। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। सिंपल सा एक क्वेश्चन करिए, बस क्वेश्चन करा के छोड़ने वाला हूं। ऑब्जर्व लिखा द ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ HCl, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ HCl, यानी किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ म्यू फॉर HCl इज, HCl का किसी ने क्या निकाला? म्यू आया 1.03, 1.03 डीबे या डी बाई का है जो कहते हैं। एंड HCl बॉन्ड लेंथ इज, एंड HCl बॉन्ड लेंथ इज, बॉन्ड लेंथ इज दिया है 1.275 एंगस्ट्रॉम, 1.275 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl, तो कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इन HCl। HCl में कितना आयनिक परसेंटेज है वो कैलकुलेट करके दिखाइए, ठीक। ध्यान से देखिए, दो ही आपको दी गई है। क्या दी गई है? एक लेंथ दी गई है, यानी ये D है। क्या है बेटा? D है, और ये आपको दिख रहा है ऑब्जर्व वैल्यू 1.03 D लगा हुआ है, ऑब्जर्व वैल्यू दे रहा है ना। अब समझिए सॉल्यूशन देखिए इसका।
सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि जो जो दिया हो पहले लिख लीजिए। क्या करिए, लिख लीजिए। ऑब्जर्व्ड म्यू इक्वल टू दिया है 1.03 डी और दिया है डिस्टेंस, क्या दिया है, बॉन्ड लेंथ मतलब डिस्टेंस डी इज इक्वल टू 1.275 एगस्ट्रॉन दिया है। एगस्ट्रॉन को मीटर बदलिए, मीटर से कहां जाएंगे, सेंटीमीटर में। ठीक, कहां जाएंगे, सेंटीमीटर में। बदलिए आप लोग, हमको क्या देख रहे हैं। एगस्ट्रॉन को बदल लीजिए सेंटीमीटर में और उसको बदल लीजिए ईएस। देखिए यही समझिएगा खूब अच्छे से। अगर मैं यहां से क्यू और म्यू निकालूं तो हमें है क्यू इंटू डी। फार्मूला क्या था बेटा, ऑब्जर्व्ड वैल्यू अपॉन थ्योरेटिकल वैल्यू। ऑब्जर्व्ड वैल्यू तो मुझे म्यू की मिली हुई है, बस थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं मिली है ना, थ्योरेटिकल वैल्यू नहीं मिली है। तो अगर थ्योरेटिकल वैल्यू हम निकाल लें तो ऑब्जर्व्ड वैल्यू में थ्योरेटिकल वैल्यू से भाग दे देंगे, आ जाएगा। फार्मूला पीछे था ना, यानी थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट मुझे निकालना है। थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट मुझे निकालना है। मेरे पास है क्या बेटा, Q इंटू डी मुझे चाहिए। Q चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा। Q क्या है, चार्ज ऑन द, मैंने लिखा था 4.8 गुणे 10⁻⁻10 ESU, यही लिखा था ना। अब D से गुणा करना है। D कितना है मेरा, 1.275। अब देखिए ESU के साथ सेंटीमीटर मैंने लिखा था, क्या लिखा था, और यह है किसमें, एगस्ट्रॉन। तो एक एगस्ट्रॉन बराबर होता है बेटा 10⁻⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है अच्छे से। ये यूनिट का कन्वर्जन है कि एक एगस्ट्रॉन होगा तो 10⁻⁻10 मीटर होता है, और अगर हम सेंटीमीटर में चाहते हैं तो 10⁻⁸ सेंटीमीटर। ठीक, यहां तक बात आई समझ में। चलिए भैया आगे आते हैं। तो इसको मैं किस में कन्वर्ट कर लूं, सेंटीमीटर में कर लूं। क्यों बेटा, क्योंकि मुझे ESU के साथ कौन सी यूनिट चाहिए, सेंटीमीटर। अगर मैं इसी में 10⁻⁻18 से भाग कर दूं तो ये बदल जाएगा डिवाइड में। अब समझ में आ रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, क्यों कहां से मिला, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 4.8 × 10⁻⁻10 ESU में। डी कहां से मिला, न्यूमेरिकल से मिला, 1.275 एगस्ट्रॉन। एगस्ट्रॉन मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सेंटीमीटर, हमने गुणा कर लिया। अब मुझे इसको आंसर लाना है डी में। किसमें लाना है, तो 10⁻⁸ से गुणा कर भाग कर दिया तो ये सारी यूनिट कन्वर्ट हो जाएंगी डिवाइड में। ठीक, अब ध्यान से देखिए, ये 10⁻10 और 10⁻8 गुणा होंगे तो क्या बन जाएंगे बेटा, 10⁻⁻18 और यूनिट किस में कन्वर्ट हो गई, और नीचे भी हमारा 10⁻⁻18 है। ये ऊपर कितना बचा, 4.8 गुणे 1.275। ये देखो बेटा कैंसिल हो जाएगा इससे। अब सिर्फ गुणा करके आपको आंसर लाना है। गुणा करके जितना आंसर आए वो क्या हो जाएगी बेटा, TDM, थ्योरेटिकल डाइपोल मोमेंट। ठीक, बात समझ में आई। चलिए हम निकाल लें इसी के लिए परसेंटेज। क्या निकाल लें, परसेंटेज। कैसे निकाल लें, ऑब्जर्व हमको पता है, ऑब्जर्व हमको क्या है पता है ना, कितनी है 1.03। तो ऑब्जर्व हमें पता है 1 इसको यहीं लिख देता हूं ना, 4.8 गुणे 10⁻1.275 डी। हम नहीं पूरा करेंगे, हम वही दिया था भाग करेंगे ना। इधर आया था 1.03 डी में था आंसर, और मेरा इधर है 4.8 गुणे 1.275 डी। तो डी से कैंसिल हो जाएगा और इंटू 100 था, इंटू 100 का अगर ऊपर गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा 103।
क्या हो जाएगा 103 ऊपर हो जाएगा, नीचे बचेगा 4.8 गुणे 1.275। जो भी आंसर आएगा परसेंटेज में आएगा 100 से सर इसका आएगा 61.2। तो 61.2 भाग करिए तो 6 का 6 बचेगा 4, 6 7 42, लगभग 17% आना चाहिए। आप लोग आंसर मिला लीजिएगा, हम बता देना। अगर 61 आया है 103 का भाग देंगे तो 60 का 60 बचेगा 40 की 43 और 6 7 42, यानी 17% लगभग इसका आंसर आना चाहिए। आप लोग एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बता देंगे, ठीक। परसेंटेज यानी करेक्टर निकालेंगे, यानी करेक्टर। अब समझ में आया? इस सवाल को घर जाकर एक बार और कर लेना, यानी वो क्लास में। अब डालेंगे नेक्स्ट के लिए बांड एंगल। आज की क्लास यहीं पर ओवर होती है, कल मुलाकात होती है किससे? बांड एंगल से। तो नेक्स्ट डे के लिए बांड एंगल।